नमस्कार। उम्मीद करता हूँ टीवी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, क्योंकि इस देश में राम और राफेल दोनों को स्थान मिल गया है। आज की वीडियो में मैं ना ही राम पे बात करूँगा, ना ही राफेल पे बात करूँगा, ना ही राष्ट्रवाद पे बात करूँगा। इन सभी के मूल, इन सभी की जड़ जो कि है हमारी शिक्षा, और भारतीय शिक्षा और भारत में लागू तो नहीं लेकिन आ चुकी नई शिक्षा नीति के मसौदे पर मैं बात करूंगा, जो ना ही कोई कानून है, ना ही कोई पॉलिसी है, बल्कि एक मसौदा है। उसी सिलसिले में आज का ये फेसबुक लाइव। उम्मीद करता हूं आप मेरे द्वारा बतलाई गई सूचनाओं को स्वतः नहीं मानेंगे, अपनी बुद्धि विवेक और अपनी समझ के अनुसार तार्किक दृष्टि से उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत से सैकड़ों यूट्यूबरों को, बहुत से हजारों विद्वानों को 29 जुलाई से आज है 6 अगस्त, लगभग 5:30 का समय है। आप इन पिछले 8.25 दिनों में हजारों लोगों को सुने होंगे, पढ़े होंगे इस शिक्षा नीति के पक्ष और विपक्ष में अपनी बातों को रखते हुए। उसी सिलसिले में मेरी बातों को भी आप पूर्व के उन वक्ताओं की, पूर्व के उन विद्वानों की बातों से कंपेयर करके समझिएगा, सोचिएगा, और कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे विद्वानों को 29 जुलाई से आज। साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि जो इस वीडियो का पहला पार्ट था जो कि मैंने बनाया था, जो कि इस शिक्षा नीति के मूल रूप से परिचय के रूप में मैंने बताया था, उसको यदि आपको देखना हो तो मेरे फेसबुक पेज पर उसका वीडियो पूरा मिल जाएगा आपको, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। और इस वीडियो का पूरा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी प्राप्त होगा। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को लेकर परिचर्चा के संदर्भ में उसी क्रम का ये वीडियो का दूसरा भाग उम्मीद करता हूं सभी लोग पसंद करेंगे। सबसे पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह शिक्षा नीति पे जो मैं बात करूंगा आज, वह बात करूंगा केवल मैं स्कूल के मॉडल को लेकर। हायर स्टडीज़ पर या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी को लेकर मैं बात नहीं करूंगा। वह बात मैं करूंगा इस वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि नई शिक्षा नीति का तीसरा भाग होगा। इसीलिए इस शिक्षा नीति वाले के वीडियो में मैं केवल स्कूल की शिक्षा नीति की बात करूंगा। इस बात का आप सभी विशेष रूप से ध्यान करिएगा। खासकर मैं 5+3+3+4 इसकी पूरी बात करूंगा। मैं एग्ज़ाम प्रणाली की भी बात करूंगा, सब्जेक्ट की बात करूंगा, और मैं कोर्सेज की भी बात करूंगा। करुणेश जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और नमो बुद्धाय कि वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कुछ सुझाव हो तो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा करुणेश भाई। शिक्षा के स्तर की भी मैं बात करूंगा, और शिक्षा का अधिकार अर्थात RTE इसकी भी बात करूंगा कि RTE का पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस शिक्षा नीति का, या क्या RTE इस शिक्षा नीति से प्रभावित होगा, या RTE इस शिक्षा नीति को प्रभावित करेगा, मैं उसकी बात करूंगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा संस्कृत भाषा की और संस्कृति की, और ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर भी मैं बात करूंगा। इसीलिए वीडियोस को पूरा देखिएगा, और सुझाव, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे मोटो, लक्ष्य, उद्देश्य, कि इस शिक्षा नीति के मूल का उद्देश्य क्या है। सीधा एक लाइन में आप सभी समझ लीजिए। ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल शिक्षा को प्रमोट करना इस शिक्षा नीति का और सरकार में बैठे कुछ लोगों का मूल उद्देश्य है, कि ऑनलाइन शिक्षा को हम किस प्रकार प्रमोट कर सकते हैं, किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, उस डिजिटल युग में कैसे प्रवेश करेंगे, और अपने आप को कैसे हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपने बच्चों को साथ लेकर चल सकते हैं। उसी उद्देश्य यह है शिक्षा नीति। लागू तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि यह कोई कानून नहीं है। फिर से बता देता हूँ, यह नई शिक्षा नीति का केवल एक मसौदा है, कोई कानून नहीं है। कानून और मसौदे के फ़र्क को आप समझिए। जब कोई चीज़ संसद में या विधानसभा में पारित होती है बहुमत के साथ, तब वह कानून बनती है। जैसे CAA का कानून संसद में पारित हुआ और वह देश के अलग अलग राज्यों में लागू हुआ, तो वह एक कानून था। लेकिन जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वह एक पॉलिसी है, एक प्रारूप है, एक दस्तावेज है,
और समय और परिस्थिति के साथ उसमें कभी भी और कुछ भी बदलाव हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 के उस प्रारूप की, जिसमें 2 लाख से अधिक सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया, ऐसा तथाकथित सरकार का मानना है। जी हाँ, ऐसा मानना है। लेकिन सरकार ने इस शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, कितने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से वार्तालाप, संवाद, पत्राचार किया, इसकी कोई जानकारी अभी तक सरकार ने अपनी किसी भी प्रेस वार्ता में नहीं की है। अब हम अगले चीज़ की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको मोटो बताया, केवल और केवल जो शिक्षा है उसको डिजिटल मोड में प्रमोट करना और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना इस शिक्षा का मूल लक्ष्य है। ऑनलाइन शिक्षा की क्या खामियां हैं, क्या लाभ हानि है, उसको लेकर भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। और उस शिक्षा प्रणाली, खासकर ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को लेकर कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। हम दूसरी चीज़ पर आते हैं। सरकार कहती है इस शिक्षा प्रणाली में जो +3 की बात करता है, मैं पहले स्टेप पर आऊँगा। 5 + 3 + 3 + 4, मैं पहले स्टेप की बात करूंगा, +5 वाली। उसको 2 पार्ट में सरकार ने बांटा है, प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी। इस चीज़ को समझिएगा आप। जब सरकार कहती है प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी, वहीं सरकार विभेद पैदा कर देती है, द्वंद्व पैदा कर देती है और शिक्षा लेने वाले समाज के वर्ग के बच्चों को बांट देती है। क्योंकि एक विद्यार्थी है जो प्राइवेट, डीपीएस, केवीएस, नवोदय या केंद्रीय विद्यालय जैसे प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है 3 वर्ष से 6 वर्ष की एज में, और एक बच्चा वह भी है जो आंगनवाड़ी में जाकर 3 से लेकर 6 वर्ष की अपनी आयु की शिक्षा हासिल करता है। आप समझ सकते हैं कि आंगनवाड़ी में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता और उनका स्तर क्या है, और डीपीएस, केवीएस, एनवीएस, नवोदय जैसे विश्वविद्यालयों में प्री प्राइमरी के शिक्षकों की योग्यताओं का स्तर क्या है। यानी कि यदि आप प्री प्राइमरी स्तर की एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, तो शिक्षकों की योग्यता पर सवालिया निशान खड़ा होता है इस मसौदे के अंतर्गत। फिर वह आते हैं उसी +2 के पार्ट 2 पर, जो कहते हैं कक्षा 1 और 2 की शिक्षा दी जाएगी। जब वह कक्षा 1 और 2 की शिक्षा की बात करते हैं, वहाँ भी विभेद देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है जो भी ऐसे शिक्षक जो बीटीसी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं या फिर टीचिंग स्किल से लेकर कोई भी कोर्स किए हुए हैं कम से कम 2 वर्ष का, वही उसको पढ़ा सकते हैं। यानी कि जो लोग बीएड नहीं किए हुए हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, वह कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को किसी भी सूरत में अध्यापन नहीं दे सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ उसी कक्षा 1 और 2 के फॉर्मूले की यदि बात की जाए, सरकार एक चीज़ और कहती है अपनी नीति में, इस नीति को लागू करने के लिए, कि हम बच्चे स्कूल में अधिक से अधिक समय तक रहें और अध्ययन करें। उसके लिए अभी तक तो सरकारों ने मिड डे मील की व्यवस्था की थी, लेकिन अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर उसमें एक चीज़ और जोड़ दी है, वह है फूड, यानी कि सुबह का नाश्ता भी सरकार देगी। याद रखिएगा, मिड डे मील के नाम पर, मिड डे चावल के नाम पर, मिड डे खाने के नाम पर क्या मिलता है, सैकड़ों रिपोर्ट आपने पढ़ी होंगी, वीडियोज़ आपने देखी होंगी और विद्वानों को आपने सुना होगा बड़े बड़े मंचों पर। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन यह मैं अच्छा स्टेप मानता हूं यदि लागू हो जाए तो, कि बच्चों को जब स्कूल में आते हैं सुबह, क्योंकि हर परिवार की आर्थिक स्थिति समान रूप से नहीं होती है, तो उस स्थिति में बच्चों को ये ललक ज़रूर रहेगी कि घर में ना सही स्कूल में हमें भोजन तो करने को मिलेगा। इसी बहाने वह स्कूल का मुंह तो देखेंगे, चाहे वह वहाँ पढ़ें या ना पढ़ें। काम अच्छा है यदि लागू हो जाए, 100% ना सही यदि 50% भी लागू हो जाए। क्या क्या विडंबनाएं हैं लागू करने में इस पॉलिसी की, नीतियों की, उसकी भी चर्चा करूंगा। इसीलिए उन बारीकियों से इन चीज़ों को समझिएगा जो मैं बताऊंगा, क्योंकि 29 को ड्राफ्ट आता है, 30 को मैं भी लाइव कर सकता था, लेकिन बिना ड्राफ्ट को पढ़े, बिना किसी वाइस चांसलर को सुने, बिना शिक्षा मंत्री को सुने
और बिना शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेज का अध्ययन किए बिना किसी बात को कहना बेईमानी हो सकता है अपने साथ भी और मेरी ऑडियंस के साथ भी। इसीलिए जो भी मैंने अध्ययन किया हिंदी और अंग्रेजी के ड्राफ्ट का, उसी के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। मिड डे मील के बाद फूड की व्यवस्था करती है सरकार। एक बात और करती है उसी आंगनवाड़ी व्यवस्था में शिक्षकों की योग्यता को लेकर। लेकिन मैं सवाल खड़ा करता हूँ, ये सरकार का ही डाटा है 2019 और 20 का। वही कहती है कि आंगनवाड़ी व्यवस्थाओं में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पोस्ट खाली हैं। जिस शिक्षा व्यवस्था की आंगनवाड़ी व्यवस्था में 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, आप ही अंदाज़ा लगाइए कैसे वह आंगनवाड़ी शिक्षा प्री प्राइमरी स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ कर सकती है, बेहतर कर सकती है और डीपीएस, केवीएस, एनवीएस या प्राइवेट स्कूल के प्री प्राइमरी शिक्षक से तुलना कर सकते हैं। आंगनवाड़ी व्यवस्थाओं को ठीक करिए, उसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग करिए। शिक्षकों की ट्रेनिंग के विषय में क्या कहती है ये पॉलिसी, उसके विषय में मैं वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा, जब मैं आपसे विश्वविद्यालय स्तर की या डिग्री स्तर की शिक्षा की बात करूंगा, अर्थात आफ्टर 9th या आफ्टर 10th के बाद की। सरकार एक व्यवस्था और देती है इसके अंदर, या कहते हैं कि इसको छुपा लेती है। वह व्यवस्था है EWS, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे को सरकार ने लागू किया था पिछले साल, उस कोटे की अर्थात 25% सीटें हर महाविद्यालय में ऐसे विद्यार्थियों के लिए रिजर्व की गई थी जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इस पॉलिसी में उस वर्ग, उस कोटे की कोई भी बात नहीं कही गई है। 1% भी बात नहीं कही गई है कि EWS कैटेगरी के बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था इस सरकार ने इस पॉलिसी में किस प्रकार से की है या करना चाहती है भविष्य के लिए, 1% भी नहीं बताया है। साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था को लेकर, अर्थात रिजर्वेशन की व्यवस्था को लेकर भी इस पॉलिसी में एक शब्द तक नहीं कहा गया है। चीज़ों को याद से सुनिएगा और ध्यान से इसको चाहे लिख लीजिए, चाहे यहाँ से सुनिए, चाहे यहाँ से सुनिए या कहीं से भी सुनिए, कि आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है इस ड्राफ्ट में। और साथ ही साथ EWS की शिक्षा या वहाँ के विद्यार्थियों की स्थितियों को लेकर भी कोई बात अभी तक तो नहीं कही गई है। हो सकता है मेरे लाइव करने के बाद भी सरकार के मंत्री, मंत्रालय के कुछ लोग या कुछ सांसद जो अपने आप को सरकार का प्रतिनिधित्व कहते हैं, मेरी बात को सुनते हों, इस मसौदे में कुछ बदलाव करें। जैसा कि मैंने कहा था 10 मिनट पूर्व कि यह एक मसौदा है, कोई कानून नहीं है, इसीलिए इसमें कभी भी कोई भी बदलाव हो सकता है या कोई भी नया कानून डाला जा सकता है। इस बात को समझिए कि यह प्रारूप है, कानून नहीं है। सरकार की इच्छा के अनुसार इसमें कुछ भी परिवर्तन कभी भी हो सकता है। सरकार इसमें एक बात और करती है, पब्लिक फंडेड की। इस पूरे मसौदे में पब्लिक फंडेड व्यवस्थाओं की, पब्लिक फंडेड शिक्षा की केवल 2% बात की गई है। केवल 2% बात की गई है पब्लिक फंडेड स्कूलों की, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की। निजी यूनिवर्सिटी के विषय में, निजी शिक्षा के विषय में 80% यह मसौदी बात करती है। 80% बात करता है नई शिक्षा नीति का यह मसौदा कि किस प्रकार शिक्षा का निजीकरण किया जाए और किस प्रकार शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करके इस देश में विश्वविद्यालय या शोध की शिक्षा के नाम पर विश्व के 500 विश्वविद्यालयों को भारत में खोलने की पूरी मंजूरी इस शिक्षा व्यवस्था में की गई है। और इसीलिए FDI पर इतना जोर भी दिया गया था पिछले 2 वर्ष पूर्व। इसलिए सरकार की इस शिक्षा नीति को सरकार के पूर्व के 2 से 3 वर्षों के कामों के आधार पर सोचिएगा। मेरे बहुत से वक्ता सोच भी रहे होंगे कि मैं अधिकांश नेगेटिव ही बातें क्यों कर रहा हूँ। जनाब, ना ही मैं मीडिया का प्रवक्ता हूँ, ना ही मैं आपके द्वारा चुना हुआ कोई मंत्री हूँ, सांसद हूँ, विधायक हूँ। मैं एक शिक्षार्थी भी नहीं हूँ, एक विद्यार्थी और शोधार्थी हूँ। जो मेरे हित में है मैं उसकी भी बात करूँगा और जो मेरे विद्यार्थियों, मेरे शिक्षार्थियों और ख़ासकर मेरी सामाजिक शिक्षा के लिए हानिकारक है, मैं उसकी बात ज़्यादा करूँगा। क्योंकि प्रेमचंद ने कहा था, यदि आप
जीत का स्वाद या सकारात्मकता का स्वाद लगातार चखते हैं तो आपके मुंह में इतनी मिठास हो जाती है कि उसका स्वाद बदलने के लिए आपको मिर्च का या नीम का सेवन करना ही पड़ता है। इसीलिए आपने बहुत सी पॉजिटिव बातें इस पॉलिसी के विषय में कई दिनों से सुन रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव भी सुन लीजिए। और यह भी हो सकता है मेरे लाइव करने के बाद बहुत से सवालों की बौछार मेरे पर हो, और मैं यही चाहता हूं कि आप मुझसे सवाल करें, मेरे वक्तव्य को लेकर कर सवाल करें, इस पॉलिसी को लेकर भी सवाल करें। ये अलग बात है कि इस देश में सरकार या सरकार की नीतियों पर सवाल करने को लेकर आप पे राष्ट्रद्रोह का आरोप लग सकता है, लेकिन इसी सरकार को राष्ट्रद्रोह में और राजद्रोह का फर्क नहीं पता है। इस सरकार को ये नहीं पता है कि 124(1) कहाँ लगती है और 153(c) कहाँ लगता है। जब सरकार को यही नहीं मालूम है तो लगा दीजिए मेरे ऊपर भी राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह। मैं लड़ने को और निपटने को तैयार हूँ। पुनः बात करते हैं पॉलिसी को लेकर। जैसे मैंने बताया, EWS को लेकर कोई बात नहीं है, आरक्षण को लेकर कोई बात नहीं है, पब्लिक फंडेड स्कूली व्यवस्था को लेकर केवल 2% बात की गई है। अगली चीज पर बात आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शिक्षा का मोटो है डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा को 101% प्रमोट करना। लेकिन मेरा सवाल है, जब आप विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जो भी मेरे BA के, MA के रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थी इसको देख रहे हैं या शेयर करेंगे, वह सवाल करें अपने विश्वविद्यालयों से, प्रोफेसरों से, टीचरों से, विभागाध्यक्षों से कि जब हम शिक्षा लेने के लिए फीस अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या स्कूल्स में देते हैं तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था करना उन संस्थाओं का काम है। लेकिन आज क्या हो रहा है ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर कि बच्चा बिजली भी अपनी खर्च कर रहा है, डेटा भी अपना खर्च कर रहा है, एकांत की व्यवस्था भी बच्चा अपना करता है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में डेटा आपको अपना खर्च करना है, बिजली आपको अपनी खर्च करनी है। और जहां से स्वयं मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय मैंने जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं 7 लोग यहां रहते हैं। अगले 1 घंटे के लिए 7 लोगों को मैंने बाहर भेजा हुआ है, यानी कि उनका नुकसान भी मैं कर रहा हूं। उसी प्रकार आपके भी आसपास के माहौल में जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं, खासकर फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि लैपटॉप सभी के पास हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो समझिए यदि आपकी छोटी बहन, छोटा भाई, छोटा भतीजा, छोटी भांजी 3 से 5 घंटे तक फ़ोन का यूज़ कर रहा है और यदि उसी दौरान आपको फ़ोन से कोई आपातकालीन कार्य करना हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने बच्चे का भविष्य, उसकी शिक्षा की चिंता ज़्यादा है। और एक चीज़ और समझिए, ये आप 5 घंटे बच्चे पर निगरानी क्या रख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के वक्त, ऑनलाइन क्लासेस के वक्त केवल और केवल फ़ोन से वह शिक्षा ही ले रहा है, कुछ और सर्च नहीं कर रहा होगा। यानी कि जो मोनेटाइज की व्यवस्था है इस शिक्षा प्रणाली में, उसके विषय में एक शब्द नहीं कहा है, क्योंकि जैसे ही डिजिटल शिक्षा की बात करती है सरकार, वहीं सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल जो इस सत्र में आने वाला था, उसकी 1% भी चर्चा इस शिक्षा प्रणाली के मसौदे में नहीं है। यदि सरकार डिजिटल शिक्षा की बात कर रही है, ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रही है, तो सरकार ने इस मसौदे में डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात क्यों नहीं की है? ये सवाल आपको अपने आसपास चुने हुए प्रतिनिधियों से ज़रूर करना चाहिए। वोट डालने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने अधिकारों को सरकार के चरणों में नतमस्तक कर दें। अगले सवाल पर आते हैं। शिक्षा कोई लेक्चर नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। शिक्षा कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि शिक्षा एक कल्चर है। और जब हम कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि इस शिक्षा में कहा गया है प्रणाली में, मसौदे में, कि हम रटंतु प्रणाली से बाहर निकलना चाहते हैं। साहिब, सोच बेहद अच्छी है और सशक्त सोच है, मजबूत सोच है, लेकिन इस संस्कृति, इस शिक्षा के कल्चर को समाज को देने के लिए क्या मशीनरी है आपके पास, इसका जिक्र तक आपने नहीं किया है। आपने ये कह दिया है कि 2035 तक, यानी कि अगले 15 वर्षों तक सरकार ट्रायल एंड एरर पर काम करेगी।
समझिए इस चीज़ को, अगले 15 वर्षों तक सरकार स्कूली शिक्षा में ट्रायल एंड एरर पर बात करेगी। और फिर से मैं बता दूं, अभी मैं केवल 5+3+3+4 के +5 वाले सेशन की ही बात कर रहा हूं। अगले 3 सेशन अभी बाकी हैं, इसलिए लाइव बड़ा होगा। क्योंकि यदि बच्चे की नींव ही कमज़ोर होगी तो आप कितना ही अच्छा मटेरियल लगा लीजिए, एक छोटे से हवा के झोंके से बच्चे की वो इमारत, बच्चे की वो उम्मीद और बच्चे का वह लक्ष्य धराशायी हो जाएगा। बच्चे की तो उम्मीद टूटेगी, आपका विश्वास और आपके सपने टूटेंगे यदि आप माता पिता हैं तो। अभी मैं +5 की ही बात कर रहा हूँ। उसी +5 के अंतर्गत सरकार कहती है कि शिक्षा लेक्चर नहीं है, और मैं कहता हूँ शिक्षा लेक्चर बिल्कुल नहीं है। शिक्षा एक संस्कार है जो बच्चे को उसके घर से प्राप्त होता है। और जब घर से हम शिक्षा की प्राप्ति की बात करते हैं तो समझ लीजिए उस शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शक्ति का, महिलाओं का बेहद ज़्यादा नहीं, सबसे अधिक योगदान है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने, किसी बुद्धिजीवी ने कहा था कि व्यक्ति की या बच्चे की सबसे पहली पाठशाला उसका घर, उसका परिवार होता है, और सबसे पहली शिक्षिका उसकी महिला, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी भाभी हो सकती है। इस बात को भी समझिए। लेकिन इस शिक्षा नीति में बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षा नीति पर विशेष फोकस कैसे किया जाए, 1% बात नहीं की गई है उसकी। आपको लग रहा होगा मैं हवा में बात कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। मैंने लगभग 12 से 25 यूट्यूबर्स को सुना है, 25 से अधिक आर्टिकल्स का अध्ययन किया है और हिंदी इंग्लिश दोनों ही मसौदों का अध्ययन किया है, और साथ ही साथ निशंक जी के चारों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने हैं। उसका मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, इस बात को समझिएगा, आप भी उनको सुनिएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि डेटा मैं आपको दे दूँ। जनाब, सच का पता लगाना हर किसी का दायित्व है। यदि आप इस देश में नागरिक होना चाहते हैं, मतदाता मत होइए, नागरिक होइए, क्योंकि नागरिक हमेशा जीवित होता है और मतदाता 5 साल के अंदर एक बार जागता है। इसीलिए कुंभकर्ण मत बनिए, हमेशा लक्ष्मण बने रहिए, जो हमेशा एक सेवक का धर्म निभाता है। राम मंदिर बन गया है, बहुत अच्छी बात है, उसकी नींव रख दी गई है। उम्मीद करता हूँ कभी इस देश में सेवा का फल के रूप में, सेवा के एक प्रतिमूर्ति के रूप में लक्ष्मण को कभी चरितार्थ किया जाएगा। इसीलिए इस शिक्षा नीति में उन सेवा के लिए, सेवा का दायित्व निभाने के लिए शिक्षकों के लिए विशेष कुछ भी नहीं है। जी हाँ, स्कूल के शिक्षकों की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। स्कूल के शिक्षकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था को लेकर कोई चर्चा नहीं है। मैं दिल्ली मॉडल के सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं जो आम आदमी पार्टी कर रही है। मैं इस मसौदों के अंतर्गत किए गए शिक्षा व्यवस्था में खासकर प्री प्राइमरी शिक्षकों की व्यवस्था की बात कर रहा हूं। शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसे की जाए, उनकी गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाया जाए, कोई बात नहीं है। अगली चीज़, और इसी शिक्षा नीति में EWS के कोटे के साथ साथ एक व्यवस्था और है, जैसे कि मैंने कहा RTE, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 19 में उसको स्थान दिया गया और भारतीय संविधान में शिक्षा को अधिकार को अलग मौलिक अधिकार के रूप में भी स्थान दिया गया। लेकिन यह शिक्षा नीति सभी की धज्जियां इस प्रकार से उड़ाती है जो अपनी पूर्व की मान्यताओं को, याद रखिएगा, सरकार अपनी पूर्व की मान्यताओं को स्थापित करना चाहती है और जो वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्थाएं चल रही है उसको सिरे से नकार रही है और उसको खत्म करना चाहती है। आप सोच रहे होंगे सरकार की पूर्व मान्यताएं क्या हैं और वर्तमान की शिक्षा की व्यवस्थाएं क्या हैं। उसको समझने के लिए मैंने वीडियो के पहले पार्ट में कुछ किताबों के, कुछ व्यक्तियों के आपको नाम बताए थे। उन किताबों को पढ़ें, व्यक्तियों को सुने, तो सरकार की पूर्व मान्यता क्या है आपको समझ में आएगा और समाज की वर्तमान मान्यताएं क्या हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वह समझ में आएगा। और 1860 से पूर्व की शिक्षा व्यवस्था के पूरे तंत्र का आपको अंकलन उन चीज़ों में मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो तो इस बात को समझ लीजिए कि अपनी शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने का अर्थ ये कतई नहीं होता है
कि अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाओं को आप नकार दें, और पश्चिम की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था है उसको आप ज़रूर अपनाइए। विश्वविद्यालय स्तर पर ज़रूर इसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कुछ मॉडलों को लागू ज़रूर किया गया है। कौन से वे मॉडल हैं मैं उसकी भी बात करूँगा वीडियो के अगले पार्ट में। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग +3 वाले सेशन पर, कक्षा 3 से लेकर 5 वाले सेशन पर, जिसमें बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक चीज़ मैं भूल गया या शायद छूट गई, जब बच्चा प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2 की शिक्षा लेगा, बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा इस शिक्षा व्यवस्था में, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। कक्षा 2 तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बात का याद रखिएगा। और कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक की बच्चे की संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण विषयों की उसकी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में और राज्य की भाषा में होगी। अब इसी में थोड़ा द्वंद्व है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि मातृभाषा सरकार ने स्पष्ट नहीं की है, याद रखिएगा, स्थानीय भाषा स्पष्ट नहीं की है, और साथ ही साथ राज्य की क्या भाषा है इसको स्पष्ट नहीं किया है। सरकार सीधा सीधा कहती संविधान में मान्यता प्राप्त 7वीं समवर्ती सूची में जो भी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक की संपूर्ण शिक्षा उन्हीं भाषाओं में होगी, और ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं, यदि बच्चा कक्षा 3 में साउथ भारत में यदि मलयालम में पढ़कर आया है और उसके पिता या माता का ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश में हो जाता है, और बच्चे की शिक्षा जब कक्षा 4 और 5 में जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में उसकी शिक्षा का माध्यम मलय होगा, कन्नड़ होगा या हिंदी होगा? यहीं पर इस शिक्षा व्यवस्था में भाषा वाला फॉर्मूला पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाता है, खंडित हो जाता है। उम्मीद करता हूँ भाषा के विद्वान जन जो मेरी बातों को सुन रहे होंगे इसका जवाब मुझे बताएंगे, या कुछ बुद्धिजीवियों से पूछेंगे कि भाषा के फॉर्मूले को लेकर, यदि मान लीजिए कि मैं यदि हिंदी भाषी हूँ और मेरे बच्चे यदि दिल्ली में शिक्षा लेते हैं प्री प्राइमरी की और कक्षा 1 तक हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में, वहीं यदि कुछ वर्षों के बाद मेरा ट्रांसफ़र होता है साउथ भारत में या पंजाब में या फिर लेह लद्दाख में, तो वहाँ मेरे बच्चे की भाषा क्या हिंदी ही रहेगी। और इसी शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, और ये भी कहा गया है कि इसी शिक्षा नीति में बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास उसकी मातृभाषा में अध्ययन कर ही होता है, जिससे मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ, बिना किसी बट के, बिना किसी लेकिन के। लेकिन उसी मातृभाषा को लेकर +3 वाले सेशन में सरकार ने भाषाओं की कैटेगरी नहीं बनाई है, यानी कि भाषाओं का वर्गीकरण नहीं किया है, और साथ ही साथ ये भी नहीं बताया है कि बच्चे को तो आप भाषा सिखाना चाहते हैं, लेकिन जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है क्या उसके लिए उसकी टीचिंग स्किल में कोई भाषा का कॉलम है अभी तक? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यदि आप शिक्षा की वर्तमान व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे, इस प्रणाली को नहीं समझ सकते। इस देश में स्कूली शिक्षा पढ़ाने वाले बीएड के हों, बीटीसी के हों, टीचर ट्रेनिंग के लिए हों, एजुकेशन एलिमेंट्री शिक्षक हों, उनकी संख्या लगभग 15 से 17 का डेटा है, 80 लाख है। 80 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो 1 वर्ष या 2 वर्ष की बीएड कर आए हैं, जो पढ़ा रहे हैं। उन शिक्षकों की शिक्षा की गुणवत्ता, और वह शिक्षक यदि मलयालम नहीं जानते हैं, बंगाली नहीं जानते हैं, भोजपुरी नहीं जानते हैं, केवल हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत जानते हैं, वह शिक्षक का ट्रांसफ़र यदि बिहार से निकलकर मुंबई, पुणे, सूरत हो जाता है, लेकिन उस शिक्षक को केवल मैथिली आती है या भोजपुरी आती है या अंग्रेजी आती, हिंदी आती है, उसको मराठी नहीं आती है, तो यदि उस शिक्षक का ट्रांसफ़र पुणे, सूरत या मुंबई, नागपुर में होता है स्कूल के शिक्षक के पढ़ाने के रूप में, तब वह शिक्षक मराठी कैसे पढ़ा पाएगा? इसकी व्यवस्था इस शिक्षा प्रणाली में 1% नहीं की गई है। इसीलिए कहा मैंने आपसे, मसौदे को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मसौदे की भाषा इंग्लिश में तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन समझने लायक है। लेकिन हिंदी के मसौदे की भाषा और वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों की भाषा ऐसी है कि आपको कम से कम 3 भाषाओं की डिक्शनरियाँ लेकर बैठना पड़ेगा। जी हाँ,
बिना डिक्शनरी का अध्ययन किए हुए आप उसकी भाषा और उसके शब्दों के अर्थों को नहीं समझ पाएंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि इस देश में भाषा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग कर क्या रहा है कि इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है भाषा के मसौदे को तैयार करने के लिए, जहां आप कहते हैं आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं भाषाओं के स्तर पर। मुझे शर्म तो नहीं आती है, लेकिन अफसोस ज़रूर होता है, क्योंकि मैं स्वयं भाषा विज्ञान का छात्र नहीं हूँ, लिंग्विस्टिक का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी भाषा मैंने पढ़ी है 7-8 वर्षों में, उसके आधार पर मैं ज़रूर कह सकता हूँ आप उत्कंठा जैसे, उत्कृष्ट जैसे, नॉमिनेट जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? सीधा आप कह दीजिए आप उसको प्रमोशन दे रहे हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, पदोन्नति कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं कि उसको समझाने के लिए आपको कई लोगों की आवश्यकता पड़े, उसको अर्थ को समझने के लिए कई शब्दकोशों की आवश्यकता पड़े। भाषा के मुद्दे पर फिर आएंगे, क्योंकि इसी +3 वाले सेशन में सरकार ने व्यवस्था ये भी की है कक्षा 5 से ले कक्षा 6, 7, 8 के बीच में। अब मैं 3 वाले पोर्शन पर आ गया हूँ, इस शिक्षा के तीसरे पोर्शन पर, जिसमें भाषा की व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्थानीय भाषा सीखना दिस इज़ ए मैंडेटरी नियम। और जब मैं मैंडेटरी की बात करता हूँ, जब मैं आवश्यक नियम की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैंडेटरी का मतलब होता है आपको जो सीखना है, कैसे सीखेंगे आप, ये आपका प्रॉब्लम है। कौन सिखाएगा आपको, ये उसका प्रॉब्लम है। और सीखने सिखाने के बीच में शिक्षक को और विद्यार्थी को क्या समस्या होगी, ये आप दोनों का प्रॉब्लम है। इसकी शिकायत ना विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, ना महाविश्वविद्यालय से कर सकते हैं, ना विद्यालय से कर सकते हैं, ना स्कूल से कर सकते हैं, और ना ही अपने प्राचार्य से, ना ही वाइस चांसलर से कर सकते हैं, RTI भी नहीं कर सकते। अब आप इस चीज़ को समझिए। आपके विश्वविद्यालय में, आपके स्कूल में, आपके महाविद्यालय में यदि संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की व्यवस्था है तो मुझे बताइए, ज़रूर से ज़रूर बताइए। और मुझे नहीं लगता है आज की डेट में किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी महाविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल में 22 भाषाओं को सिखाने की व्यवस्था है। और यदि नहीं है तो सरकारें और जिन विद्वान जनों ने, सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने ये मसौदा तैयार किया है भाषा के फॉर्मूले वाला, वह पूरी सूची देते, एक मोटा मोटा डेटा का एनालिसिस करके देते कि भारत के इतने विश्वविद्यालयों, इतने महाविद्यालयों, इतने यूनिवर्सिटी, इतने स्कूल में ये भाषाएं सिखाई जाती हैं। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि नियम बहुत अच्छे हैं, प्रारूप बहुत अच्छा है, मसौदा बेहद ज़्यादा अच्छा है, विश्व के स्तर से तालमेल करके बनाया गया मसौदा, लेकिन कैसे करेंगे लागू, इसका कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है सरकार, सरकारी व्यवस्थाओं और कैबिनेट के पास। इसीलिए आप भी करें अध्ययन और सरकार से करें सवाल। भाषा के मुद्दे पर पुनः आते हैं और बात करते हैं, जब आपका बच्चा हिंदी सीखेगा, खड़ी बोली सीखेगा, या वैश्विक स्तर पर शायद मान्यता मिल चुकी अंग्रेजी को, अंग्रेजी सीखेगा, लेकिन उन लोकल लैंग्वेजेस में 22 भाषाओं में अंग्रेजी का जिक्र नहीं है कक्षा 8 तक। यानी कि कक्षा 5 तक आपका बच्चा मातृभाषाओं में, लोकल भाषाओं में या राज्य की भाषाओं में अध्ययन करेगा। कक्षा 6 से 8 के बीच में भारत की मान्यता प्राप्त उन 22 भाषाओं में अध्ययन करेगा। और कक्षा 9 से 12 के बीच में, जी हाँ, कक्षा 9 से 12 के बीच में ही आपका बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सीख पाएगा। लेकिन लैंग्वेज में चाइनीज़ भाषा को हटा दिया गया है, यानी कि पेंग्विश चाइनी, मैंडविश चाइनी को आप नहीं सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते हैं? सरकार से पूछिए, मेरे पास तो जवाब नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर हो सकता है सरकार ने हटा दिया हो, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक मसौदा है, इसमें बदलाव होना संभव है, क्योंकि अभी यह लोकसभा राज्यसभा में नहीं आया है, कैबिनेट के पास नहीं गया है, राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगी है, कानून नहीं बना है। हो सकता है जब सरहद पर सरहा गर्मी कुछ कम हो जाए, सरकार को जब समय मिले देश के आर्थिक और सीमा परक और रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर बात करने के लिए, तब चाइनीज़ भाषा को इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी शामिल नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज के रूप में चाइनीज़ आप नहीं सीख सकते हैं। वीडियो के मैं तीसरे पार्ट में बताऊंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कब से लागू होगी।
कब से लागू होगी, कैसे लागू होगी और शिक्षकों की व्यवस्था क्या है, और शोध के विषय का पूरा मसौदा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च और रिसर्च के अलावा कौन सी नई संस्था आ रही है उसकी भी बात करूंगा। उसकी चर्चा वीडियो के अगले पार्ट में करूंगा। भाषा वाले मुद्दे पर ही आते हैं कक्षा 6 से 8 के विषय में। कक्षा 3 से लेकर 5 के विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी, इस बात को समझ लीजिए। कक्षा 3 से आपकी परीक्षाएं लेना स्टार्ट हो जाएगा। आपने पूरे वर्ष क्या पढ़ा है। कक्षा प्री प्राइमरी, प्राइमरी फर्स्ट और सेकंड में कोई भी परीक्षा नहीं होगी, आप ये जानते हैं। कक्षा 3 से आपके बच्चे की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी और कक्षा 6, 7, 8 में भी परीक्षाएं होंगी। लेकिन तकनीकी रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप में, डिजिटल युग से आपका बच्चा कैसे कदम से कदम मिलाकर चलेगा, सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत पॉइंट है जो लगभग पिछले 10 साल से मैं सोच रहा था कि यह व्यवस्था कब हो सकती है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। क्योंकि मेरे जैसे विद्यार्थियों को मैंने लगभग 2000 ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, जब मेरा 2011 में ग्रेजुएशन हुआ था, तब तक मैंने कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, फैन को ना ही हाथ लगाया था, ना ही छुआ था, ना ही कुछ काम किया था। यानी कि जब मेरे जैसा विद्यार्थी बीए तक जानता नहीं है मॉनिटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, पीसी क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, तो हम और आप जैसे वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी वाले लोग कैसे समझ सकते हैं कि तकनीक क्या होती है, कोडिंग क्या होती है। कोडिंग से मतलब है जो लोग लैंग्वेज सीखते हैं, C++ सीखते हैं, जावा सीखते हैं, इलिस्ट्रेटर सीखते हैं, इल्यूशन सीखते हैं, ग्राफिक्स सीखते हैं, HTML सीखते हैं, DHTML सीखते हैं, फोनेटिक्स सीखते हैं, AI सीखते हैं और खासकर रोबोटिक्स सीखते हैं। इन सभी विषयों की शिक्षा इस शिक्षा नीति का सबसे बेहतरीन और सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन 21वीं शताब्दी की शिक्षा का, जो हमें वैश्विक स्तर पर खड़ा करता है। आपके बच्चे ये सभी सीखेंगे कक्षा 9 से लेकर 12 के मध्य में। यानी कि इन 4 वर्षों के दौरान आपका बच्चा वह सभी कुछ सीखेगा जो लोग BCA और MCA में सीखते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी विषयों की शिक्षा आपको मिलाकर कक्षा 9 से 12 के कक्षाओं में आपके विद्यार्थियों को मिलेगी। इस शिक्षा व्यवस्था का ये मसौदा सबसे अच्छा है और सबसे बेहतरीन पॉइंट है, इस बात को समझ लीजिए। एक सवाल आया है कॉन्वेंट स्कूल का, प्रदीप भाई जी का। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि इस शिक्षा का सीधा उद्देश्य ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को प्रमोट करना, क्योंकि शिक्षा के निजीकरण की 70% बात की गई है इस मसौदे में। और जब आप शिक्षा के निजीकरण की बात करते हैं तो इस बात को भूल जाइए कि चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अपने यहाँ शिक्षा को वह ब्लैक बोर्ड पर, कागज़ों पर, कलम के माध्यम से देगा, वह शिक्षा को तकनीक के माध्यम से देगा। और जब शिक्षा तकनीक के माध्यम से दी जाती है वह खर्चीली होती है, महंगी होती है और वह शिक्षा सभी के लिए नहीं होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि EWS की 25% उन विद्यार्थियों का, उन सीटों का कोई भी जिक्र नहीं है इस मसौदे में। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था से प्राइवेटाइजेशन को, अर्थात निजीकरण को, और कॉन्वेंट स्कूल की व्यवस्था को ही बढ़ावा मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए और जहाँ से सुनना है वहाँ से सुन लीजिए। पुनः आते हैं विषय पर। एक सवाल आया था, उसका जवाब दिया मैंने कि जब आपका बच्चा कोडिंग सीखेगा, और कोडिंग के साथ साथ, क्योंकि इसी व्यवस्था में कक्षा 9 से ही स्ट्रीम का जो दायरा है वह हटा दिया गया है और साथ ही साथ सेमेस्टर का दायरा वह भी हटा दिया गया है। इन दोनों की बात करते हैं। कक्षा 11 से अभी तक और शायद 2021 तक भी, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, कानून है, 21 से पहले लागू नहीं होने वाली है। इसको समझ लीजिए धैर्य से, क्योंकि स्कूल के स्तर पर यह शिक्षा व्यवस्था 2022 में लागू होगी और विश्वविद्यालयों के स्तर पर यह शिक्षा व्यवस्था 2021 में लागू होगी। डेट्स मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ये मैंने आपको सन बताया है। 21 तक महाविद्यालयों की शिक्षा लागू होगी और स्कूली शिक्षा व्यवस्था पे एक कानून 2022 तक लागू होगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की व्यवस्था इस शिक्षा व्यवस्था से हटा दी गई है। पहली चीज़ समझ लीजिए। उसके लाभ हानि क्या है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगली एक विशेष बात कि सेमेस्टर सिस्टम के माध्यम से अब आपको शिक्षा लेनी होगी, जो अभी तक BA, MA, MPhil, PhD में होता था। सेमेस्टर का मतलब जो नए हैं, जो नहीं समझते जानते हैं,
हर 6 महीने के अंतराल पर आपकी परीक्षाएं होंगी, इस बात को समझ लीजिए। इसका लाभ ये है, जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं उनके लिए जो अपने आप को वरदराज मानते हैं, वरदराज या अपने आप को पप्पू समझते हैं, कि साल के अंत में या परीक्षाओं से कुछ हफ्ते पहले पढ़कर जो शिक्षा ले लेते थे, पढ़ लेते, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अब आपको 365 दिनों में से लगभग 240 दिन पढ़ना ही होगा और आपको अपने स्कूल में जाना ही होगा, क्योंकि इसी शिक्षा व्यवस्था में कक्षा 9 से लेकर 12 के बीच में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी रखी गई है। यदि आपके विद्यार्थी आपके 95% मार्क्स आए हैं किसी कक्षा में या किसी सेमेस्टर में, तो अगली सेमेस्टर की परीक्षा आप तभी दे सकते हैं जब आपके उस सेमेस्टर की अटेंडेंस 75% होगी। तो ये अटेंडेंस नहीं है, घर बैठिए, अगले साल दीजिए परीक्षाएं। इसका प्लस पॉइंट मैं मानता हूं, जो अभी तक कॉलेज तक लागू होता है स्कूल में आया है। सेमेस्टर में हर 4 महीने पे 4 से 6 महीने पर आपकी परीक्षाएं होंगी, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि जो भी ऐसे लोग जो साल के 2 महीने या 2 हफ्ते पढ़कर चीज़ों को रट कर परीक्षाएं देते थे, उनको नुकसान होगा। ऐसे लोगों का नुकसान होना ही चाहिए, मैं निजी रूप से मानता हूँ। आपके मन में सवाल उठेगा, कुछ बच्चे जॉब करते होंगे, कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, कुछ बच्चों के परिवार का माहौल ऐसा नहीं होगा कि बच्चे रोज़ रोज़ स्कूल जा सके। उसका नियम या उसका एक सरकार ने विकल्प दिया है। आप किसी भी समय अपनी शिक्षा को बीच में ड्रॉप कर सकते हैं और किसी भी समय अपनी शिक्षा को पुनः रिजॉइन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और यह फार्मूला स्कूल में भी लागू होगा कक्षा 9 से 12 के बीच में, और कॉलेज की शिक्षा पर भी लागू होगा। सीधा सीधा यदि आपका कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, उसके बाद आपकी स्थिति ठीक नहीं, आप ड्रॉप कर देते हैं स्कूल, 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद आप पुनः पढ़ना चाहते हैं, तो पुनः आप कक्षा 9 आप पास कर चुके हैं लेकिन आपने छोड़ दिया है। अब आपका एडमिशन कक्षा 10 में हो सकता है अगले 2 साल के बाद, यदि आप पुनः ज्वाइन करते हैं। इस बात को समझिए, सबसे बेहतरीन पॉइंट भी है इस स्कूली व्यवस्था का। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में मैं कॉलेज की शिक्षा की बात नहीं करूंगा, मैं केवल स्कूल की शिक्षा प्रणाली को लेकर ही बात कर रहा हूं इस वीडियो में। इसी के अंतर्गत जब आप कोडिंग पढ़ेंगे तो इसी प्रणाली में आप फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। जब फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया चाइनीज़ को हटा दिया गया है, तो और अभी तक किसी भाषा को नहीं हटाने का प्रस्ताव है, लेकिन जब आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसी के साथ साथ कक्षा 9 से लेकर 12 की शिक्षा व्यवस्था में आपने जो भी कुछ सीखा है, खासकर यह जो सीखने वाला पोर्शन है, ये कॉलेज से शुरू होता है, जिसे बोलते हैं वीवॉक वोकेशनल स्टडीज़, यानी कि ऐसे कोई भी स्किल जिसे अभी तक, जी हाँ, जिसे अभी तक शिक्षा में शामिल नहीं किया गया था मुख्य सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट के रूप में, अब उन सभी विषयों को इस वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। उस वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका होम साइंस आएगा, और यह होम साइंस बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही सीख सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं। आपका मेहंदी आएगा, जो मेहंदी लगाई जाती है 30 त्योहारों के दौरान। आपका सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, इस प्रकार के जो भी ऐसे कोर्स हैं जो आज के समय में आपको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देते हैं, आपको अच्छा सम्मान भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, अच्छी इनकम भी, लेकिन अभी तक शिक्षा में इनको लेकर कोई विशेष डिग्री, डिप्लोमा या विषय के नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब कक्षा 9 से लेकर 12 की शिक्षा व्यवस्था में इस चीज़ को स्थान दिया गया है। वोकेशनल स्टडीज की बेसिक नॉलेज और कहें कि प्रारंभिक नॉलेज आपको दी जाएगी, और यदि आप इसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं वोकेशनल के सब्जेक्ट में, तो कॉलेज स्तर की पढ़ाई में आप इसको मेन सब्जेक्ट के रूप में रख सकेंगे, अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, या भारत के 80% विश्वविद्यालय में यदि आपने 12वीं कक्षा में, मान लीजिए आपने 12वीं कक्षा में हिंदी पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़ा है, फिर आपने पढ़ा है पेंटिंग, आपने पढ़ा है होम साइंस और आपने पढ़ा है कंप्यूटर, आपने पढ़े हैं 5 सब्जेक्ट और आप जाते हैं बीए में एडमिशन के लिए, तब आप ही सोचिए, और ये विश्वविद्यालय भी सोचता होगा कि आपको आर्ट्स, आपको क्या पढ़ाएं, आपको हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, पेंटिंग पढ़ाएं, म्यूज़िक पढ़ाएं या मेहंदी पढ़ाएं, क्योंकि आपने किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं की है, आप उसके विशेषज्ञ नहीं हैं। ये सवाल हमेशा से लगा था
लेकिन इस मसौदे का ये प्लस पॉइंट है कि आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स को कोडिंग से लेकर पेंटिंग तक, मेहंदी से लेकर होम साइंस तक, यहाँ तक कि यदि आप कोई हुनरमंद व्यक्ति हैं, आप कोई चीज़ बनाना जानते हैं, आपने कोई इन्वेंशन किया है कम से कम उम्र में, कि भारत ऐसा देश है जहाँ के बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। गांव के लोगों में ऐसा टैलेंट भरा पड़ा है कि अच्छी से अच्छी सिंगिंग करते हैं, अच्छे से अच्छे वाद्यों का उच्चारण करते हैं और अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट को बनाना एक बहुत बड़ी कला होती है, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार के सभी हुनर, सभी स्किल को अब एक सब्जेक्ट के रूप में इस शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। इस बात को समझिए और ध्यान से सुनिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक नेगेटिव पॉइंट की और बात करते हैं। इस शिक्षा नीति में EWS की बात नहीं है, मैंने कहा आरक्षण की 2% बात है, मैंने कहा इस शिक्षा नीति में दलित और आदिवासी विद्यार्थियों, शोधार्थियों की नहीं, बच्चों की व्यवस्था क्या है, कोई बात नहीं की गई है। और यदि आप इस समाज के उस भाग की बात नहीं करेंगे जो हर देश की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर की नींव है, इस देश का आदिवासी और दलित और पिछड़ा हुआ समाज, यदि आप उसको शिक्षा में स्थान नहीं देंगे, क्योंकि आपने EWS कोटे की कोई बात नहीं की है। महिलाओं को शिक्षा से पहले आप सुरक्षा कैसे देंगे और सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसे देंगे, क्योंकि यदि आप महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा नहीं देंगे तो शिक्षा कैसे ले पाएंगे। इसीलिए इस शिक्षा नीति में महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की कोई बात नहीं है। शिक्षा की जो बात कही गई है महिलाओं और लड़कियों को लेकर, वह जग जाहिर है। क्योंकि अभी भी डेटा है, दे देता हूँ आपको, अभी भी इस देश में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों के लिए अलग से कैबिन में वॉशरूम होता है। अगर 10 शिक्षक हैं तो हो सकता है उस विश्वविद्यालय में 3 से 4 वॉशरूम हो शिक्षकों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए 500 की संख्या पर एक भी टॉयलेट नहीं है इस देश में। ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहां महिलाओं के लिए, खासकर मेरी बहनों के लिए, मेरी दीदियों के लिए कॉलेज तक में लेडीज टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। ऐसे भी कॉलेजेस हैं और स्कूल की हालत तो आप राम भरोसे जानते ही हैं, क्योंकि आज भी इस देश में ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कियां 2 बोतलें लेकर घर से जाती हैं, खाली बोतल और एक भरी बोतल। एक बोतल में पीने के लिए पानी लेकर जाती हैं और एक बोतल खाली इसलिए लेकर जाती हैं यदि उनको पेशाब हो, यूरिन हो तो उसमें कर सकें। कहना मुझे बुरा लग रहा है लेकिन ये सच है, इस देश का सच है कि जिस देश में शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है अपने स्कूलों में, वहाँ आप शिक्षा को डिजिटल करना चाहते हैं, शिक्षा को आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए करना चाहते हैं, किस कीमत पर करना चाहते हैं, और शिक्षा का निजीकरण ये सरकार क्यों करना चाहती है। इस नीति को आप समझिए और इस नीति को आप जानिए। बातें बहुत सी हैं और जितना भी मैंने आपको बताया, उस आंगनवाड़ी व्यवस्था को भी बताया मैंने आपको, प्री प्राइमरी व्यवस्था को मैंने बताया, और साथ ही साथ निजीकरण की मैंने बात की, शिक्षकों की ट्रेनिंग, शिक्षकों की कमी की बात मैंने की, EWS की बात की मैंने, RTE को शामिल नहीं किया गया उसकी बात की, देश के किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी शिक्षा मंत्री से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है। यदि मैं गलत हूँ, मेरे व्यूअर जहाँ भी मेरा ये वीडियो देखा जा रहा है, मुझे उस व्यक्ति का नाम बताए, उस राज्य का जिला अधिकारी का नाम बताए जो शिक्षा का अपने आप को विद्वान मानता है, सरकार ने उससे बात की है। आप ये कहेंगे कि हमने तो सुझाव दिया था, उसको सरकार ने स्वीकार किया या माना या नहीं माना, इसका वो डेटा रिलीज़ नहीं किया है। और साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन शिक्षा की भी बात की आपसे और डिजिटल शिक्षा की भी बात की, और साथ ही साथ जो डिजिटल शिक्षा के नाम पर जो साइंस की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, खासकर रोबोटिक की, एस्ट्रोफिजिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की, HTML, DHTML, जावा लैंग्वेज, इस सब की जो पहल की गई उसकी भी बात की गई। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की जो भी मैंने बात की, कितना सही हूँ मैं कितना गलत हूँ, वह मेरी जनता, वह मेरे ऑडियंस मुझे बताएंगी। जो भी मेरे व्यूअर वीडियो को देर से देखे हैं या पूरा नहीं देख पाए हैं, पुनः मैं बता दूं, मेरे चैनल पर तो ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पर, आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, कुछ मिनटों में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे फेसबुक के दोनों पेज पर ये वीडियो रहेगा, वहाँ पर भी इसको देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को बारीकी से समझाने का बात किया है।
स्कूल की शिक्षा की बात की मैंने, एज की बात की मैंने, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या विषय होंगे उसकी बात की, आंगनवाड़ी व्यवस्था की भी बात की मैंने, डीपीएस की, केवीएस की, एनवीएस की शिक्षा प्रणाली और वहाँ के शिक्षकों की योग्यताओं की मैंने बात की, और साथ ही साथ भाषा के सवाल के द्वंद्व को लेकर और शिक्षक की भाषा को लेकर और टीचिंग में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर भी मैंने बात की। सवाल बहुत हैं, जैसा कि मैंने कहा इस मसौदे पर बहुत सी चर्चाएं, बहुत से बदलाव होने अति आवश्यक है। इस बात को समझिए। मैं 100% इस शिक्षा को खराब नहीं कह सकता हूं मसौदे को, और ना ही मैं 100% सही कह सकता हूं। बहुत सी इसमें अच्छाइयां हैं, मैंने वह बताने का प्रयास किया, जो खामियां हैं वह भी बताने का प्रयास किया। आपके जो भी सुझाव, जो भी सवाल हों, ज़रूर से ज़रूर कीजिए। एक सवाल और आया है प्रदीप जी का कि क्या जो बच्चे स्कूल खेल में और अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं, छात्र छात्राओं को विशेष प्रावधान दिया गया, क्या छूट की व्यवस्था? जी हाँ, खासकर जो EWS कोटा हो, क्षमा कीजिए, जो ECA कोटा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और को एक्टिविटीज़ होती है, उसकी व्यवस्था ज़रूर है, लेकिन वह व्यवस्था कक्षा 9 से लेकर 12 के विद्यार्थियों के लिए की गई है। कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है इस चीज़ को लेकर। और एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बता दूं, ये जो मैंने आपकी व्यवस्था की बात की है, ये मैंने आपसे झूठ बोला है, क्योंकि एक बात को एक तरीके से आपसे कह देना, आप उसको सच मान लेते हैं, लेकिन जब आप मसौदे को पढ़ेंगे तब आपको इसमें खेल का, यानी कि स्पोर्ट्स का एक शब्द नहीं मिलेगा, एक नियम नहीं मिलेगा, एक कानून नहीं मिलेगा कि यह शिक्षा व्यवस्था खेलों को कैसे प्रमोट करेगी या प्रमोट नहीं करेगी। खेलों को लेकर कोई भी ध्यान नहीं है इस शिक्षा व्यवस्था में। EWS कोटे का कोई ध्यान नहीं है। आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ध्यान नहीं है। और मिड डे मील के साथ साथ अब नाश्ते की व्यवस्था करने जा रही है, लेकिन इन सभी का पैसा कहाँ से आएगा? शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसे होगी? विश्वविद्यालयों का फर्नीचर कैसे अच्छा किया जाएगा? जिन महाविद्यालय स्कूलों में अभी तक टॉयलेट्स नहीं हैं, वहाँ आप बच्चों को कैसे डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा देंगे? और जो भी ऐसे माँ बाप बच्चे अपने बच्चों की शिक्षा पर नेट रिचार्ज करवाते हैं, डेटा देते हैं, उसकी फ़ीस आप कहाँ से लेंगे? फीस देते हैं स्कूल में पढ़ने के नाम पर और पढ़ा अपने घर में बैठ के रहे हैं, उसकी व्यवस्था का जिक्र नहीं है शिक्षा व्यवस्था में। आगे के पार्ट में हम बात करेंगे, आपसे डिटेल में बात करेंगे, और आगे की वीडियो में मैं बता दूंगा आपसे मैं किन किन मुख्य बिंदुओं की बात करूंगा, उसको मैं आपको समझा दूँ। मैं उन 950 विश्वविद्यालयों की बात करूंगा जो अभी तक तो UGC के अंडर आते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद UGC इस देश से खत्म हो जाएगा, मैं उसकी भी बात करूंगा। मैं आपसे NETF इसकी भी बात करूंगा, और साथ ही साथ IIMC, IIT जैसे संस्थानों को कैसे नष्ट कर दिया गया है या नष्ट कर दिया जाएगा इस मसौदे के आधार पर, मैं उसकी भी बात करूंगा। और कैसे 2035 तक अफिलिएशन, यानी अफिलिएटेड की जो व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे वह कुठाराघात करेगी, उसकी बात करूंगा वीडियो के अगले पार्ट में। साथ ही साथ मैं आपसे वित्त की, यानी कि मनी की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, उसकी बात करूंगा, एकेडमिक की बात करूंगा, और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करूंगा। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का क्या पूरा प्रारूप है इस व्यवस्था में, मैं उसकी बात करूंगा। साथ ही साथ कॉलेज शिक्षा में BOG, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ये क्या नई बॉडी है, क्या ये नया झुंझुना है, इसकी भी बात करूंगा वीडियो के अगले पार्ट में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आने से क्या वर्तमान प्रणालियों पर प्रभाव पड़ेगा और कैसे हमारा लोकतंत्र और शिक्षा की पारदर्शिता इससे नष्ट होगी या बढ़ेगी, मैं इसकी भी बात करूंगा अगले वीडियो में। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन को जो बांटा गया है 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष में कि पैटर्न की, उसकी बात करूंगा। और मास्टर्स अब 1 वर्ष की होगी या 2 वर्ष की होगी, उसकी भी बात करूंगा। और इस देश से MPhil जिन्होंने कर ली है, जो कर रहे हैं या जो करेंगे इस साल के अंत तक, उनके लिए क्या हानि, क्या लाभ है, मैं उसकी भी बात करूंगा। और PhD और पोस्ट PhD की भी बात करूंगा। इन सभी बिंदुओं की बात वीडियो के इस श्रृंखला के तीसरे पार्ट में होगी। उम्मीद करता हूँ आप उसको देखेंगे और पसंद करेंगे। और याद रखिए, डेटा आपकी जेब से लगना है, प्राइवेसी आपकी नष्ट होगी,
एकांत आपका नष्ट होगा और समय आपको अपना निकालना होगा। सरकार आपको ये तीनों नहीं देने वाली। ना ही सरकार आपको डेटा देगी, ना ही आपका डेटे का बिल भरेगी, ना ही आप एकांत की व्यवस्था, जैसे कि मैंने जहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ सबको बाहर भगाया हुआ है, कमरे से निकाला हुआ है, बल्कि मैं इन लोगों के यहाँ रह रहा हूँ एक गेस्ट के रूप में, लेकिन मैंने निकाला हुआ है। यदि 4 से 5 घंटे एक बच्चे के हाथ में, 7 से 8 वर्ष का बच्चा है, वह फ़ोन का यूज़ कर रहा है, ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है, उस दौरान बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स को क्या दिक्कत हो सकती है फ़ोन ना होने के कारण, उसकी जवाबदेही किसकी है उसकी भी बात नहीं कही गई है। इसीलिए स्कूल के निकल कर शोध की, कॉलेज की, रिसर्च की, और साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा नेहरा की। NHERA नेहरा, आशीष नेहरा नहीं है, नेहरा है, एक नई बॉडी है जिसका नाम पहले हीरा था, अब हीरे को बदल कर नेहरा कर दिया है। वह क्या है नेहरा, उसकी बात करूंगा, और शोध के क्षेत्र में मैं एरा एंड बैरा इसकी भी बात करूंगा। हीरा की, नेहरा की, एरा की और बैरा की शब्दों पे गौर फरमाइए, ये सब क्या है। इसीलिए मैंने कहा नई शिक्षा नीति के मसौदे को तो ज़रूर पढ़िए, साथ ही साथ इस नई शिक्षा नीति के मसौदे में जो भी नियम कानून लागू किए गए हैं या बनाए गए हैं, या किस किस मुल्क से लिए गए हैं, कौन कौन से शिक्षा व्यवस्थाओं से अडॉप्ट किए गए हैं, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर समझिए। क्योंकि आप ये कहेंगे कि सेमेस्टर प्रणाली को हमने ख़त्म इसलिए कर दिया गया कि ऑक्सफोर्ड में नहीं चलता है, तो आपके सामने सवाल ये है कि ऑक्सफोर्ड में क्यों नहीं चलता है और भारत में अब तक क्यों चल रहा था, इसका जवाब आप स्वयं से मांगिए, विद्वानों से मांगिए, बुद्धिजीवियों से मांगिए, और जो शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं आपका प्रतिनिधित्व उनसे मांगिए, जो समाज का कर रहे हैं प्रतिनिधित्व उनसे मांगिए, शिक्षा मंत्री से मांगिए, विधायक से मांगिए, MP MLA से मांगिए। लेकिन इस बात में मैं श्योर हूँ कि शिक्षा का मसौदा कितने लोगों ने पढ़ा है, उनकी संख्या 5% से कम है वर्तमान समय में। जय हिंद, जय भारत। सुझाव, टीका, टिप्पणी हो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बहुत सी खामियां रही होंगी मेरे वीडियो में, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि आज की जो भी चर्चा मैंने आपसे की है आई कॉन्टेक्ट से की है। कोई रिपोर्ट, कोई स्क्रिप्ट, कोई डेटा नहीं बनाया है, जितना मेरे मस्तिष्क में था, जितना अध्ययन कर पाया मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में कुछ बातें मैं आपको डेटा के साथ करूंगा, क्योंकि PPT की और लैपटॉप की व्यवस्था नहीं है मेरे पास। एक फ़ोन के माध्यम से जितना हो सकता है उतना प्रयास करता हूं। अगले वीडियो का वेट करें, और जो भी जुड़े हैं देर से, पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पर आपको कुछ मिनटों में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का पहला पार्ट भी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नमस्कार, आपने सुना और ध्यान दिया। जय श्री राम कहें या राफेल कहें, शिक्षा नीति के मान सम्मान में जो कहना है कहें, लेकिन बिहार की बाढ़, मुंबई की बारिश, देश में कोरोना और उस देश में डॉक्टर सिपाहियों की लाचारी पर भी चर्चाएं करें। उम्मीद करता हूं। सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।